अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज। तो हमने बात तो कर ली एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड चेंज क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसकी मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि थ्योरीज़ क्या हैं एटीट्यूड चेंज की, किस तरह हमारा एटीट्यूड में चेंज हो सकता है। तो एटीट्यूड चेंज की जो इंटरप्रिटेशन है उसके लिए कई तरह के थ्योरीज़ डेवलप की गई थी, जिसमें बैलेंस थ्योरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, थ्री प्रोसेस थ्योरी, ये सभी आती हैं। यहाँ पे हम कुछ सेलेक्टिव थ्योरीज़ की बात करेंगे, जिसमें पहली है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो थी ये हॉवलैंड और उनके कुलीग्स जो थे इन्होंने प्रतिपादित की थी, प्रपाउंड की थी। उन्होंने बताया था कि हमारे जितने भी एटीट्यूड्स होते हैं वो सब लर्न होते हैं, उनको हम सीखते हैं, ठीक है, अधिगमित करते हैं। और ये जो एटीट्यूड हैं वो किसी पर्सन, किसी ग्रुप, किसी स्टिमुलस के पक्ष में भी हो सकते हैं और विपक्ष में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पर इसके साथ ही हॉवलैंड ने ये भी कहा, हॉवलैंड और इनकी कुलीग्स ने ये भी कहा कि जो परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि बहुत ही रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है सिस्टमेटिक होती है और प्लस हम उसमें ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग को भी यूज़ करते हैं परसुएसिव कम्युनिकेशन में। तो ये जो परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से जो पर्सन है वो अपने एटीट्यूड में चेंज कर लेता है, या फिर ये कहें कि उसको अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ता है। जो उसका पहले से एटीट्यूड था किसी पर्सन, किसी सिचुएशन, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, परसुएसिव कम्युनिकेशन की वजह से उसे अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ता है। पर्सन अपने एटीट्यूड में परिवर्तन या ये चेंज तभी करता है जब परसुएसिव जो कम्युनिकेशन है बहुत ही इफेक्टिव होगा और सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। और एटीट्यूड में यह चेंज उसी प्रकार से होता है जैसे हमने किसी नई हैबिट को सीखा हो। नई हैबिट्स जो होती हैं उनकी लर्निंग में रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम कोई भी रिवॉर्ड रिसीव करते हैं तो क्या होता है, ये एक रीइंफोर्सर हो सकता है हमारे लिए। ऐसे ही किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन से छुटकारा पाना भी हमारे लिए एक रीइंफोर्सर हो सकता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हॉवलैंड और उनके कोलीग्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो एटीट्यूड है उसकी लर्निंग में सोशल एक्सेप्टेंस एक इफेक्टिव रीइंफोर्सर का रोल प्ले करता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग, इसी रीइंफोर्समेंट से पर्सन क्या करता है, सोशल एक्सेप्टेंस की वजह से अपने एटीट्यूड में चेंजेस कर लेता है। तो ये था हमारा रीइंफोर्समेंट थ्योरी। नेक्स्ट है हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। बहुत सिंपल थ्योरीज हैं, सिर्फ आपको लेंथी देखने में लग रहा है, बस कॉन्सेप्ट समझिए क्या उसका जिस्ट क्या रहा है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो थी फेस्टिंगर ने दी थी। इन्होंने बताया कि जो एटीट्यूड है उसमें जो चेंज है वो डिसोनेंस की वजह से होता है। अब डिसोनेंस क्या है, जब कोई दो कॉग्निटिव फैक्टर आपस में अपोजिशन में हो, मतलब कि आप कुछ कह रहे हो, आपका कॉग्निशन कुछ कह रहा है, आपका माइंड, मेरा कॉग्निशन या मेरा माइंड कुछ कह रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या है, डिसोनेंस डेवलप हो गया है ना, अपोजिशन में है हम लोग, आप कुछ कह रहे हो, हम कुछ कह रहे हैं, तो ये डिसोनेंस की स्टेज हो गई, ठीक है। अब इससे क्या होगा, डिसोनेंस डेवलप होने से हमें स्ट्रेस महसूस होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होगा, और फिर हमारा भाई माइंड शांत नहीं रह पाता। कई बार होता है कि नहीं ऐसा, ठीक है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया क्योंकि उसने कुछ कहा, हमने कुछ कहा, तो हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करते हैं, स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होने लगता है। पर साथ ही साथ हम इस सिचुएशन से छुटकारा भी पाना चाहते हैं, मतलब कि इस डिसोनेंस को हम कम करना चाहते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए कई बार क्या करते हैं, हम अपने एटीट्यूड में चेंज कर लेते हैं, जिससे ये डिसोनेंस कम हो जाता है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला था जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो उसमें ये बताया गया था कि डिसोनेंस इक्वल टू इम्पोर्टेंस इनटू नंबर ऑफ डिसोनेंस ऑब्लिक या अपॉन इम्पोर्टेंस इनटू नंबर ऑफ कंसोनेंट, ठीक है। मतलब कि डिसोनेंस अगर आपको निकालना है तो आप देखो कि क्या महत्व है इनटू कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं जिसमें डिसोनेंस है। 4 फैक्टर हैं डिसोनेंस वाले, 4 बातें हैं डिसोनेंस वाली, 5 हैं कि 6 हैं, ऐसे ही अपॉन इम्पोर्टेंस इनटू नंबर ऑफ कंसोनेंट, और आपका को कंसोनेंट फील कराने वाली, मतलब कि रिलैक्स फील कराने वाली, ठीक है, जिसमें पोजीशन नहीं हो रहा है, वो कितनी तरह की चीज़ें हैं। तो ये फॉर्मूला लगा के हम डिसोनेंस निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमें पता चले कि जैसे डिसोनेंट एलिमेंट की संख्या जितना ज़्यादा होगी,
ठीक है। डिसोनेंट एलिमेंट जितने ज़्यादा होंगे कंसोनेंट एलिमेंट से, उतना ही ज़्यादा डिसोनेंस की मात्रा भी होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे टाइम निगेटिविटी ज़्यादा फील होगी, पॉजिटिविटी कम फील होगी। ठीक है। कंसोनेंट की संख्या अगर ज़्यादा होगी, कंसोनेंट एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू डिसोनेंट एलिमेंट के, तो फिर हमारा डिसोनेंस कम होगा। भाई जिसका पलड़ा भारी वही ज़्यादा होगा। कंसोनेंट के एलिमेंट ज़्यादा है, डिसोनेंट कम है, तो डिसोनेंस कम होगा। डिसोनेंस के एलिमेंट ज़्यादा है, कंसोनेंट कम है, तो डिसोनेंस ज़्यादा होगा, है ना। ऐसे ही डिसोनेंस जो होता है उसकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग कॉग्निटिव फैक्टर में अलग अलग होती है। ठीक है। जब डिसोनेंट एलिमेंट और कंसोनेंट एलिमेंट का प्रपोर्शन बराबर होता है तो जो डिसोनेंट एलिमेंट है वो मैक्सिमम होगा, और ऐसे सिचुएशन में इसका जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। अगर दोनों का प्रपोर्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, डिसोनेंट की मात्रा ज़्यादा होगी और इसका प्रपोर्शन 1 होगा। ठीक है भाई, हमें बहुत सारे आज 24 घंटे में हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी हुए, नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हुए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव एलिमेंट को रात में याद करके नहीं सोते, जो गलत हो गया उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लाइफ में भी ऐसी लाइफ चलती है ना, जो अच्छा होगा वो याद ही नहीं रखते, जो बुरा हो गया उसको बहुत याद रखते हैं। तो ये थोड़ी थ्योरी जो है वैसे चल रही है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि प्रपोर्शन अगर दोनों का इक्वल है तो भी हमारा डिसोनेंस ही ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। डिसोनेंट एलिमेंट में जितनी डिग्री ऑफ डिस्क्रिपेंसी बढ़ेगी उतना ही डिसोनेंस में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होती जाएगी। ठीक है, उतना ही ज़्यादा डिसोनेंट बढ़ता जाएगा। फिर है हमारा कि जो डिसोनेंस थ्योरी थी उसके बेस पे सोशल साइकोलॉजिस्ट ने 2 तरह की इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस बताई हैं। इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने एटीट्यूड के अपोजिशन में कुछ कहने या करने के लिए हम फोर्स करें कि भाई जो आपका एटीट्यूड है, आपका तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी पर्सन के प्रति, लेकिन हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आप कुछ नेगेटिव बोलो, आप नेगेटिव सोचो उसके लिए, तो क्या कर होता है कि वह अपने एटीट्यूड से में इस ढंग से चेंज करता है जो उसके या स्वयं द्वारा किए गए व्यवहार के क्या होता है, अनुकूल होता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि जो उसके व्यवहार के बिल्कुल वैसा ही था। दूसरा, अगर हम उस पर्सन के एटीट्यूड में अपोजिट चेंज करने के लिए दबाव डालते हैं कि नहीं नहीं आप इसको ये कह रहे हैं लेकिन आप इसको अब ये कहिए, ठीक है, आप इसको पेंसिल बोल रहे हैं अब आप इसको रबड़ बोलिए, ठीक है, तो क्या होगा, जो एटीट्यूड चेंज है उतना ही कम होगा। इसे कहते हैं एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर। ठीक है, लेकिन अगर यही एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर के पीछे कोई कमज़ोर कारण होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कारण होगा उतना ही ज़्यादा एटीट्यूड कम चेंज होगा, और जितने ज़्यादा बहुत सॉलिड रीज़न होगा उतना ही ज़्यादा इस बात की संभावना है कि एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसी को कहा गया है लेस लीड टू मोर इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। हम अपनी एटीट्यूड के विपरीत व्यवहार करने के लिए, अपोजिट व्यवहार करने के लिए, हमारा जो एटीट्यूड है उसके अपोजिट व्यवहार करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा आपको फोर्स करें तो आपकी जो एटीट्यूड है उसमें कम से कम चेंज जाएगा। मतलब जब ज़्यादा कहते हैं ना बच्चों से ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो वो नहीं करते, उसका अपोजिट करते हैं फिर, है ना। लेकिन इसी अगर एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर के पीछे कोई कमज़ोर कारण होगा, एक आध बार कहा कि छोड़ दिया तो बच्चे जल्दी से कर लेते हैं, इसी को कहा गया है लेस लीड टू मोर इफेक्ट, क्योंकि बहुत कम इफेक्ट किया या बहुत ही कम बार कहा लेकिन बच्चे ने अपने बिहेवियर को, एटीट्यूड को चेंज कर लिया, और बहुत बार कहा लेकिन उसने नहीं किया। समझ रहे हो उस चीज़ को, तो ये कहा गया इसमें। फिर है कि डिसोनेंस को कम करने कुछ वेज बताए गए थे। अब उसमें क्या क्या है, चेंज इन बिहेवियर कॉग्निटिव एलिमेंट, मतलब कि व्यवहार के संज्ञानात्मक तत्व में परिवर्तन कर लिए हम। ठीक है, मतलब कि अगर कोई इंसान जो है वो धूम्रपान करता है, स्मोक करता है, और साथ साथ ये भी सोचता है कि स्मोकिंग जो है उसकी हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो वो क्या करेगा, इस सिचुएशन से निपटने के लिए वह क्या कर सकता है, सिगरेट को पीना बंद कर दे, इससे डिसोनेंस अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, चेंज इन एनवायरमेंटल कॉग्निटिव एलिमेंट, मतलब कि वातावरण के संज्ञानात्मक तत्व में परिवर्तन कर दें अगर हम, मतलब कि अगर एक व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है और ये भी सोच रहा है कि सिगरेट पीना हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो वो फिल्टर वाली सिगरेट पीने लगे, तो उसने क्या किया, एनवायरमेंटल कॉग्निटिव एलिमेंट में चेंज कर दिया। फिर है
एडिशन ऑफ न्यू कॉग्निटिव एलिमेंट, हम कुछ नए कॉग्निटिव एलिमेंट को जोड़ दें। अगर एक व्यक्ति जो स्मोकिंग करता है और ये भी सोचता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, तो वो क्या कर सकता है कि यह सोच सकता है कि धूम्रपान, यह सोच के स्मोकिंग कर सकता है कि स्मोकिंग करने से आराम मिलता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, उसका डिसोनेंस कम हो जाएगा। भाई उसकी सोच से, सोच का फेर है ना सारा का सारा। ठीक है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी होता है उसको हम किस तरह से लेते हैं, किस तरह से हमारा एटीट्यूड है उसके प्रति, इसी की पूरी कहानी है। तो वही है, वही आपको पढ़ना भी पड़ रहा है। ये तो थ्योरी पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन जब करना सीख जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम फंक्शनल थ्योरी भी पढ़ें, फंक्शनल थ्योरी अपने आप में एक थ्योरी थी, लेकिन अगर इसका तरीका भी अपनाएं तो उससे भी डिसोनेंस कम होता है, एटीट्यूड चेंज होता है। जिसे कार्ट्स ने दिया था, कार्ट्स ने दिया था। इन्होंने कहा था कि इंस्ट्रूमेंटल एडजस्टिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एडजस्टिंग की वजह से भी हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। जैसे कि अगर हम किसी पर्सन को रिवॉर्ड दें, या अगर हम किसी पर्सन को रिवॉर्ड दे रहे हैं तो हम उसके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत फेवरेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी पर्सन को क्या दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, तो हम इसके लिए अनफेवरेबल हो जाएंगे। इसी तरीके से लोगों के एटीट्यूड में चेंज हो जाता है। भाई हम अगर अच्छा कहेंगे तो भाई एटीट्यूड चेंज हो गया उसका हमारे लिए, बुरा कहने लगे तो फिर एटीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, इसे कहा गया इंस्ट्रूमेंटल एडजस्टिंग फैक्टर। इसको भी अपना के हम डिसोनेंस कम कर सकते हैं। ईगो डिफेंसिव फंक्शन भी आप जानते हो कि अगर कई बार होता है कि कभी बहुत ही निगेटिव सिचुएशन हमारे साथ घट गई, पर अगर हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म अपना लिए, डिफेंस अपना लिए, ठीक है, हमें अगर एग्ज़ाम देना है लेकिन हमारी तबीयत ख़राब हो गई, तो हमने कहा भाई हमारी तबीयत ख़राब हो गई, वरना मैं तो एक टफ कॉम्पिटिटर था उसके लिए। ये क्या है, ईगो डिफेंसिव फंक्शन है, इससे डिसोनेंस कम हो जाएगा आपका। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव मतलब कि हर जो पर्सन है उसका जो बिहेवियर है उसकी लाइफ की कुछ वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है ना, और ये जो वैल्यूज़ हैं उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती हैं। पर्सन इन वैल्यूज़ की अकॉर्डिंग कुछ एटीट्यूड को विकसित कर लेता है। ठीक है, और जो एटीट्यूड उसके इन मूल्यों से मेल खाती हैं तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट को समझने में हमें हेल्प मिलती है, और उसके अकॉर्डिंग इंसान अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में, अपनी लाइफ में चेंजेस करता रहता है। फिर है द नॉलेज फंक्शन। हर पर्सन अपने कुछ असंगत अनुभवों और कुछ संगत कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट अनुभवों के बेस पे क्या करता है, अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड चेंजेस करता रहता है। मतलब इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो सोशल वर्ल्ड है उसको अपने अनुभवों को स्ट्रक्चर्ड करके और रीस्ट्रक्चर करके देखता है, और इसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करता रहता है। और अगर उसको वो इस तरह से देखेगा, अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करेगा और रीस्ट्रक्चर करेगा, तो उसका जो डिसोनेंस है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसके बाद हमारी आती है बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी हाइडर ने बनाई थी, जिसे उन्होंने बोला, हाइडर ने दी थी, इसको उन्होंने पॉक्स मॉडल बोला था, POX मॉडल। ठीक है, फेल्डमैन के अकॉर्डिंग हाइडर का जो ये बैलेंस थ्योरी थी वो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी के ग्रैंडफादर हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो हमारा एटीट्यूड चेंज मॉडल है इसमें 3 एलिमेंट हैं, P, O और X। P क्या है? P फॉर पर्सन, ठीक है, जिसे हाइडर ने P के रूप में, पर्सन जिसको हाइडर ने P के रूप में इंडिकेट किया है बेटा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या है, जिसे O कहा गया है, मतलब कि दूसरा व्यक्ति। तीसरा एलिमेंट क्या है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई अदर पर्सनैलिटी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया, इसको एक्स कहा गया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इन 3 एलिमेंट्स के बीच में इम्बैलेंस स्टेट आती है, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो इससे व्यक्ति में क्या होता है, सैडनेस की फीलिंग डेवलप हो जाती है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। ठीक है, और उसकी जो मेंटल कंडीशन होती है वो पूरी तरीके से स्ट्रेसफुल, फ्रस्ट्रेटिंग, डिप्रेसिव हो जाती हैं, और इस सिचुएशन से व्यक्ति खुद को, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति होता है, यानी कि जो पी होता है, वो एक्स और ओ के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर लेता है जिससे कि मतलब वो मोटिवेट हो जाता है ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए ओ और एक्स के साथ, जिससे ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म हो सके और बैलेंस डेवलप हो सके। इसी को बैलेंस थ्योरी कहा गया है। ठीक है,
और वो इस इम्बैलेंस को हटा के बैलेंस कर लेता है। कई बार होता है कि नहीं, हम बहुत स्ट्रेस में हैं किसी की वजह से, फिर सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे यार ठीक है छोड़ो जाओ, वो नहीं समझ रहा तो क्या हम ही इसको समझें, फिर उससे बात कर लेते हैं फ़ोन पे, फिर क्या होता है बैलेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है, और इससे फिर हमारा स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। इसी को बैलेंस थ्योरी कहा गया है, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी रीइंफोर्समेंट की बात करती है इन द टर्म्स ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। डिसोनेंस थ्योरी डिसोनेंस को कम करने की बात करती है कि किस तरह जब हमारे व्यूज़ अलग अलग होते हैं, पोजीशन में होते हैं, किस तरह से डिसोनेंस डेवलप हो जाता है। बैलेंस थ्योरी पी और एक्स के बीच, मतलब पी का ओ के साथ और एक्स के साथ बैलेंस स्टेज की बात करती है कि कैसे हम आपस में इम्बैलेंस स्टेज को बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 3 थ्योरी थी जो एटीट्यूड चेंज की थ्योरी थी और बताती हैं कि कैसे एटीट्यूड चेंज होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िए, अच्छे से समझिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर नोट्स। जब मैं कॉलेज आऊँगी तो मुझे आप लोग के प्रॉपर नोट्स चाहिए बच्चों, ठीक है। कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, लेक्चर्स में अपलोड करती रहूँगी। आप पढ़िए, पढ़ाई में कोई भी इश्यू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पर्सनल कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों। ये भी एक पेज है, इसको भी आप रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।